नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में। बिहार के अंदर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एनडीए और फिर इंडिया गठबंधन जो है वो अपने अपने चुनाव की जो कैंपेनिंग है वो कर रहा है। वहाँ पर प्रशांत किशोर भी काफ़ी एक्टिव है, लेकिन अब चीज़ें नई नई निकल कर आ रही है क्योंकि इसके अंदर कई मुद्दे हैं। कई जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो भी हैं, कई कांग्रेस के भी मुद्दे हैं, एसआईआर का भी मुद्दा है, अलग अलग मुद्दे हैं जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन को भी बीच में टारगेट कर दिया जाता है, ज्ञानेश कुमार भी बीच में आ जाता है। लेकिन अब विनम्र क्या कुछ होने वाला है, आखिर जब चुनाव है वो अब जो कैंपेनिंग चल रही है यहाँ से लेकर जिस दिन चुनाव हो जाएंगे उस दिन तक क्या कुछ बीच में हो सकता है। देखिए कार्तिक, अभी क्या है कि बिहार के अंदर चुनाव की जो एंड डेट है कि मतलब इस तारीख तक सरकार फॉर्मुलेट हो जानी चाहिए, वो भी नई शपथ के साथ, वो है 22 नवंबर। अब 22 नवंबर, आज 1 अक्टूबर हो चुका है जब ये वीडियो बना रहे हैं, तो लगभग आप मान लीजिए कि अब जो है 70 आसपास ही दिन बाकी, 50 आसपास ही दिन बाकी हैं इलेक्शन को कंक्लूड करने के लिए। अब इन 50 दिनों के अंदर जो ये जितनी भी चीजें निकल कर आ रही है, इसके अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले तो नामांकन की डेट फाइल करनी पड़ेगी, नामांकन के बाद वोटिंग की डेट निकालनी पड़ेगी और वोटिंग के बाद रिजल्ट की डेट निकालनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है साइमल्टेनियस टाइम पर होगी, क्योंकि बिहार उस टाइम पर सिर्फ बिहार में ही चुनाव होंगे। 243 सीटें हैं। अब जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो ये है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारी डेट्स अनाउंस कर देगा कि इस दिन से चुनाव चालू होंगे, इस दिन आप नामांकन भर सकते हैं, इस दिन आपकी नामांकन की आखिरी तारीख है, ये वो वगैरह वगैरह चीजें सारी हो जाएंगी। जो दोनों अलायंस इसके अंदर हैं, एनडीए और इंडी अलायंस, इन दोनों की सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत चालू हो चुकी है। एनडीए और जेडीयू ने मन बना लिया कि वो दोनों 100 आसपास सीट पर लड़ेंगी। 100 आसपास सीट बीजेपी की, 100 आसपास सीट जेडीयू की। बाकी जो बची कुछ सीटें होंगी वो हम और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, जहां पर उनको उतारने होंगे वहां पर वो और एलजेपी रामविलास पासवान जो चिराग पासवान की पार्टी है उनके लिए वो वहां पे छोड़ने वाली है। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर तारीख कुछ अलग से निकल कर आती है, क्योंकि वहां पर जो चीजें हैं कि कांग्रेस को ये गनीमत मानना चाहिए कि जितनी सीटें आरजेडी उनको दे दे उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि कांग्रेस वर्स्ट से वर्स्ट परफॉर्म करने वाली है और आरजेडी यही कोशिश करेगी कि वो कांग्रेस को वो सीटें दे जहां पर आरजेडी वर्स्ट परफॉर्म करती है। क्योंकि वहां पर आरजेडी का जब जीतना ही मुश्किल है तो आरजेडी वो सीटें पकड़ा देगी और लड़ेगी नहीं वहां से। हाँ, लड़ेगी भी नहीं और उनको एक भाई जमानत बचेगी, आपकी इज्जत बचेगी, हजार चीजें होती हैं, आप वो सब चीजें सिक्योर करके चलने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस की लड़ाई करेगी। जब आरजेडी के लिए अगर मुश्किल है वहां पर जीतना तो कांग्रेस के लिए तो होगा ही होगा। तो कांग्रेस ही बोलेगी हमें ये सीटें नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लमैटिक सीट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो सकता है इंडिया अलायंस के अंदर, क्योंकि जो तेजस्वी यादव की तरफ से जो निकल रहा था बयान कि हम तो पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अब वो पूरे बिहार में चुनाव हो सकता है कि भाई एंड मोमेंट पे अलायंस टूट जाए, आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ ले, क्योंकि तेजस्वी यादव को खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए। प्रशांत किशोर वाला जो सीन है वो अलग से पार्टी जो उनकी जन स्वराज पार्टी, उसके अंदर उन्होंने साफ कह रखा है कि भाई मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला हूँ। अब इसके अंदर एडिशनल पॉइंट ये है कि मतलब एनडीए के अंदर भी ऐसा नहीं कि सब कुछ सही हो। चिराग पासवान हो सकता है कि अपनी नाराजगी जताते हुए हो सकता है कि वो बोल दे कि भाई मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, इनके साथ मैं अलग से चुनाव लड़ना चाहता हूं, और वो अलग से चुनाव निकालने के लिए चल दिए। वो अपना जा सकते हैं, प्रशांत किशोर और क्या पता चिराग पासवान साथ में मिलकर चुनाव लड़ ले, क्योंकि बुद्धि दलित का जो एक वो कॉम्बिनेशन बैठता है कि भाई चिराग पासवान के पास बुद्धि नहीं है, प्रशांत किशोर बुद्धि है, प्रशांत किशोर जाति नहीं है, चिराग पासवान के पास जाति है। तो ये समीकरण बैठा के ये लोग आगे चुनाव लड़ सकते हैं। तो बिहार की राजनीति में अब फेरबदल चालू होगा। ये अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, अब ये देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टीज है, जितनी भी जो स्कीम्स है, पॉलिसीज है, वो सक्रिय रूप से निकलकर सामने आएगी। क्योंकि एनडीए का भी ये है ना कि अभी आपने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, आपने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, लेकिन लोगों को लग रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हो सकता है कि बीजेपी के ज्यादा सीट आ जाए तो नीतीश कुमार को बोल दे कि भाई हमारा सीएम बनेगा। जैसे अभी तो सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम है, डिस्पाइट की बीजेपी के ज्यादा सीटें है, लेकिन इस बार मजबूरी है क्योंकि सेंटर के अंदर है। क्या पता है इस बार अगर बीजेपी जेडीयू से बहुत ज्यादा सीटें ले आती है तो ये बीजेपी खुद का सीएम बनाना चाहे, नीतीश कुमार को बोले कि अब रिटायरमेंट लो। लेकिन कहीं ना कहीं जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे जितने भी खेमे, ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। इसके अंदर अगर सबसे दो मजबूत जहां तक मेरे को लगता है तो एक तो तेजस्वी यादव है अपने स्टैंड के ऊपर और दूसरा प्रशांत किशोर है। ये है क्योंकि अगर कल को कांग्रेस तेजस्वी यादव को कह देती है कि भाई हमको आपके साथ नहीं लड़ना है या फिर कोई मनमुटाव हो जाता है तो तेजस्वी को कोई नुकसान नहीं, उसमें उल्टा कांग्रेस को नुकसान है। और अगर प्रशांत किशोर की देखें तो प्रशांत किशोर किसी के साथ टाई अप कर नहीं रहे। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की मेरे हिसाब
से सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंडेंसी है वो जेडीयू के ऊपर है। अगर बीजेपी ग्राउंड लेवल पर कुछ अलग परफॉर्म कर देती है, संघ के साथ कुछ अलग परफॉर्मेंस हो जाती है, तो वो बात अलग है, वो महाराष्ट्र जैसी छवि जो होती है वो बात अलग है। नहीं, इसमें यही है ना कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो बिहार को अगला महाराष्ट्र बनाए और वो जितनी भी पार्टीज है सबको तोड़े। उनको बस एक बार सरकार बनानी है, एक बार खुद का सीएम बनाना है, एक बार खुद का, सिर्फ एक बार, फिर उन्हीं का सीएम बनेगा। वो राजनीति में घुस गई अगली पार्टी तो फिर वो घुस गई, फिर उसको निकालवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर बैठी जो जोड़ी है वो जोड़ी इतनी कमाल से सोच रही है। उनके मन में अगला, मतलब अभी आप मान रहे हैं ना 25 में चुनाव, अगला बिहार का चुनाव 2030 में, दे हैव दे वो माइंडसेट में है, रोड मैप जो तैयार है, रोड मैप है, हल्का हल्का ब्लूप्रिंट है, तो वो वाली चीज है। तो बिहार का और जो दिल्ली का रिश्ता है वो तो बहुत बढ़िया रिश्ता है, बिहार का जो देशीय रिश्ता वो बहुत बढ़िया रिश्ता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का भी एक खास रिश्ता है जो कि जॉर्जिया मेलोनी के साथ रिश्ता है, मेलोडी वाला रिश्ता। तो उसको लेकर क्या कुछ है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी एक किताब लिख रही है अपनी, अब उस किताब के ऊपर जो वो किताब आउट की थी तो उस वक्त ही नरेंद्र मोदी जी का जो अपना सितंबर महीना गया था उसमें मन की बात आ रहा था, तो मोदी जी ने कहा था उसको ट्वीट करते इट्स हर मन की बात, ये इनकी मन की बात है। तो अब इसके अंदर क्या कुछ आने वाला है, एक नई रिश्ते की शुरुआत है, क्या है ये रिश्ते? तो क्या है, रिश्ते तो पुराने ही है कि भाई इटली को इंडिया के मार्केट की जरूरत है। इटली और इंडिया के रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी नहीं, तो वही है ना कि अब इसमें बेसिक सा पॉइंट क्या है कि नरेंद्र मोदी जो जॉर्जिया मेलोनी की किताब आने वाली है, असल में वो इंडिया में आने वाली है, वो आ चुकी है इटली के अंदर। उसका जो पहला पब्लिकेशन है वो बहुत सालों पहले रिलीज हो चुका है। किताब का नाम है आई एम जॉर्जिया मेलोनी, आई एम जॉर्जिया, माई रूल्स माई प्रिंसिपल, ये किताब का नाम है। और नरेंद्र मोदी इस किताब का फॉरवर्ड जो है वो लिखने वाले हैं। फॉरवर्ड मतलब कि जो पहला पन्ना है, जो पहला कुछ स्टार्टिंग के कुछ पन्ने हैं वो लिखेंगे, और लिख दिया है, भेज दिया है, ये हो गया। तो नरेंद्र मोदी ये चीज लिखने वाले हैं। अब ये इंडिया के अंदर जो पब्लिकेशन आएगा इस किताब का, उसके अंदर नरेंद्र मोदी का ये जो लेख है ये आएगा, ये वर्ल्ड वाइड नहीं आने वाला है, ये उसके अंदर आएगा। यही सेम किताब जो यूएसए में पब्लिश करी गई थी, तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, उन्होंने ये सेम चीज लिखी थी, तो यूएसए में उनकी लिखी हुई किताब वाला चलता है, यहाँ पे मोदी जी की किताब वाला चलेगा। जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी को ही चूज क्यों किया और किसी को क्यों नहीं किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी, एक तो देखिए, आप बीजेपी कितना ही कहे कि वी आर नॉट अ राइट विंगर कंजर्वेटिव पार्टी, हम दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उसके खिलाफ है, हम वैसे नहीं है वगैरह वगैरह चीजें, लेकिन वो एक कंजर्वेटिव राइट विंगर पार्टी है भाजपा। और भाजपा जो कंजर्वेटिव राइट विंगर पार्टी है, और जो जॉर्जिया मेलोनी की जो पार्टी है इटली के अंदर, वो दोनों वो भी कंजर्वेटिव राइट विंगर पार्टी, और डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी भी कंजर्वेटिव राइट विंगर पार्टी ही है। तो ये जो कंजर्वेटिव्स की जो पार्टीज है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये जॉर्जिया मेलोनी एक तो पोर्ट्रे करना चाहती है। दूसरा, जॉर्जिया मेलोनी चाहती है कि मेरे इंडिया से रिलेशन सुधरे, इंडिया का मार्केट इटली के लिए बहुत इजीली ओपन अप हो। इसके लिए भले अगर मेरे को ऐसी राजनीति खेलनी पड़े, जो वो खेल भी रही है, लुभाने वाली चीजें होती हैं। आप इंडिया इटली के रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप इंडिया का मार्केट टैप करना चाहते हो, सब ऐसे ही नहीं कि इंडिया में घुसूं, आप चाहते हो इंडियंस में इटली में आए, क्योंकि इंडिया इटली के बीच में ज्वेलरी का बहुत बड़ा ट्रेड होता है, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा ट्रेड होता है। अभी एट प्रेजेंट 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन में अगर हमारा कोई है तो वो इटली है। आईमैक के अंदर यूरोप में ग्रीस के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा हमें कोई पार्टनर चाहिए जिसके पोर्ट हम यूटिलाइज करेंगे, तो इटली के पोर्ट होंगे। तो ये जो चीजें है ना, ये इटली ध्यान में रख रहा है, और जॉर्जिया मेलोनी ध्यान में रख रही है कि उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर का सपोर्ट चाहिए, और खुद की भाई, अब फिर इन दी एंड आप है तो बिजनेस ही ना। हाँ बिल्कुल। तो आपको पता है कि अगर मोदी जी लिखेंगे पहला पन्ना, तो किताब लोग हिंदुस्तान में खरीदेंगे। जितना खरीदेंगे आपको उसकी रॉयल्टी आएगी, वो सब चीजें सेकेंडरी आ जाता है। लेकिन जो प्राइमरी है वो ये है कि इंडिया यूएसए के रिलेशन, इंडिया इटली के रिलेशन जो है, माफ कीजिएगा, ये जॉर्जिया मेलोनी बहुत ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। आप इंडिया यूएसए बोल रहे हैं, इंडिया यूएसए के रिलेशंस, अब इंडिया यूएसए के रिलेशंस यही है ना कि यूएसए, अब यूएसए के क्या रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे? जो खबर है आखिरी आज की, वो यही है ना कि यूएसए के अंदर जो है वो सरकार अब शटडाउन होने वाली है। अब आप इस चीज को सोचिए कि जहां पर डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, वो दुनिया उनको लगता है कि वो दुनिया चला सकते हैं, उनकी खुद की सरकार चलने की कगार पे नहीं है, वो शटडाउन होने वाली है। अभी शटडाउन का जो मतलब है वो कार्तिक बताएंगे कि क्या इसका पूरा मतलब निकलता है। इसके शटडाउन के अंदर सीधी सीधी बात ये है कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर अपर हाउस होता है सेनेट, तो सेनेट के अंदर इनको एक बिल पास करना था। अब बिल पास करने के लिए उनको मैक्सिमम 60 वोट्स चाहिए थे फेवर वाले, तो 60 वोट्स इनके आए नहीं, इनके आते हैं को 55 के आसपास इतने वोट्स आते हैं, और ये एक बिल पास नहीं करा पाते। जो बात विनम्र कह रहे थे, जब पहली बार खबर मेरे सामने आई थी, तो मैंने भी ये बात सुनी थी कि डोनाल्ड ट्रम्प का ध्यान है कहाँ। डोनाल्ड ट्रम्प रशिया के अंदर इंडल्ज हो रहे हैं, गाजा के अंदर इंडल्ज हो रहे हैं, उनके खुद की पार्टी अपने सेनेट के अंदर एक बिल पास नहीं करा पा रही। तो अब यहाँ पर शटडाउन हो चुका है। शटडाउन होने का मतलब ये है कि अब वहां पर कोई भी काम नहीं होगा, एक पैसा जो है वो अटक चुका है कहीं, और उस पैसे का, उस खजाने का इस्तेमाल
अमेरिका की सरकार इस वक्त नहीं कर सकती है। यानी कि आप जो अपनी आपके जो फेडरल वर्कर्स हैं, जो आपके सरकारी कर्मचारी, आप उनको सैलरी देते हैं, आप अलग अलग प्रोजेक्ट चलाते हैं, उसके अंदर पैसा इंडल्ज करते हैं, नासा का जो प्रोजेक्ट चला है उसके अंदर पैसा, हर चीज में पैसा लगता है। इस पैसे को लाते कहां से? सरकारी खजाने से लाते हैं। तो अब आप इस सरकारी खजाने को यूएस इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि अब इस पर हॉल्ट लग गया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे जैसे कि मैंने नाम लिया नासा के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर खर्चा जारी रहेगा, क्योंकि वो चीज आउटसोर्स हो चुकी है। अब उसको काम पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे लोग एस्ट्रोनॉट्स वहां पर हैं मौजूद। और इमिग्रेशन का जो काम है कि भाई इमिग्रेशन जो रोकने वाला काम है वो चलता रहेगा। वीजा और ये सारी चीजें, पासपोर्ट वीजा वाली जो चीजें, ये सारी हॉल्ट हो चुकी है। आर्म फोर्सेस को पैसा दे दिया जाएगा और पुलिस वालों को पैसा दे दिया जाएगा, बस इतनों को पैसा देगा। बाकी 7.5 लाख से 8.5 लोग सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी या तो नौकरी जा सकती है, और बचे कुछ जिनकी अगर नौकरी नहीं जाएगी तो उनको अब पता नहीं कितने दिनों तक या कितने घंटों तक बिना सैलरी के काम करना होगा। आखिरी बार 2018 के अंदर आया, तब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट थे, तब सबसे बड़ा शटडाउन हुआ था, 35 दिन का शटडाउन था। 35 दिन तक ये सारी चीजें बंद थी, सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा था, ये तमाम चीजें चल रही थी। और अब ये शटडाउन कितना लंबा चलने वाला वो पता नहीं, लेकिन इतनी बार पता है कि आखिरी बार भी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ था, अब भी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो, अब वही बात है कि खूब सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि धीरे धीरे कर अमेरिका की जनता को समझ आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कर क्या रहे हैं। क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं कि अमेरिका की जनता के फेवर वाली चीज हो? नहीं, वो ऐसा काम नहीं कर रहे। वो महंगाई बढ़ाने पर वहां पर मजबूर कर रहे हैं, वो बिल भी पास नहीं कर पा रहे। अब हो सकता है वहां पर प्रोटेस्ट हो, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार खतरे में भी आ सकती है, या फिर अब इस चीज को किस तरीके से हैंडल करते हैं वो देखने वाली बात है। तो यही तमाम खबरें हैं जो सामने निकल कर आ रही है। अगर सेम चीज जो है भारत में होती तो सरकार गिर जाती। ये डिफरेंस होता है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि यूएसए में प्रेसिडेंट के चुनाव अलग होते हैं और बाकी जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले, वो सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, अपर लोअर हाउस में, उसके चुनाव अलग होते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है। खैर इस पर किसी और दिन बात करेंगे, ये तो खैर पढ़ाई का विषय हो गया। पढ़ाई कार्तिक जी ही करा सकते हैं, यही स्कूल के टॉपर रह चुके हैं और कॉलेज के टॉपर थे जिसमें हम पढ़ा करते थे। तो कॉलेज के टॉपर हमारे थंबनेल आर्टिस्ट हैं। हाँ, वो हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, जो हमारे वो हैं गोल्ड मेडलिस्ट। खैर उनसे आपको कभी ना कभी रूबरू कराएंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के सो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचा है।